गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना सर कि थोड़ी सी आज की क्लास में ना आपके शरीर में खुजलाहट होगा, ऐसे लगेगा ना कि जैसे 10 दिन से नहाए नहीं। कंडीशन यही है सर, क्योंकि आज की क्लास में ना सारे का सारे एकदम जो क्वेश्चन है ना एकदम मामला फंसने वाला है। अब की बार माथा कलकलाइएगा, कोई पेट कलकलाइएगा, कोई पैर कलकलाइएगा। पता है क्यों? क्योंकि आज की जो सवाल है ना वो सीधे एग्जाम में फंसने वाला है। देखिए कंडीशन ये है ना सर कि आज हमारा टॉप 400 ऑब्जेक्टिव का ये 5वां क्लास है, और ये 5वां क्लास जो है ना सर वो आपका क्वेश्चन नंबर 182 से शुरू होगा। यानी पिछले 4 क्लास में हमने 181 क्वेश्चंस को खत्म कर दिया था, तो आज आपका 182 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले एक बार सब कोई कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट कर दो सर, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार, ठीक है ना। जय इंडिया बोलोगे ना तो अंदर में बड़ा एनर्जी मिलेगा, हाँ लगेगा ना कि सारा ताकत हमारे अंदर आ गया, क्योंकि सर इंडिया है ही प्यार करने वाला। आ जाओ तो आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। सर कहता है ना पहला क्वेश्चन क्या कि आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्वों को कहलाते हैं क्या। आवर्त सारणी में जो दाएं ओर जो तत्व रखे जाते हैं ना उनको हम लोग क्या कहते हैं? आधातु, धातु, उपधातु। इसका तो कहानी खत्म कर दो, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात है ना कि सवाल को यहां से समझना है। कहां से समझना है? यहां से समझना है। हमें क्या बोला? तो हमें बोला ना कि आवर्त सारणी में जो दाएं ओर तत्व रखे रहते हैं उस तत्व का क्या नाम है? धातु है, आधातु है, उपधातु है, क्या है? तो जब दाएं ओर की चर्चा करेगा ना सर, किसका चर्चा करेगा? दाएं ओर की चर्चा करेगा ना, तब मारना घपसना आधातु। क्या मारना? आधातु, ठीक है। क्या मारना सर? आधातु। तो आवर्त सारणी के दाएं ओर जो भी एलिमेंट है वो सारे का सारे क्या है? आधातु है। क्या है सर? आधातु है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? आई सवाल नंबर 183 क्या कहता है कि आधातु के ऑक्साइड होते हैं। आधातु के ऑक्साइड क्या होता है? जैसे बोलेगा आधातु, का बोलेगा रे बब्बा? तो आधातु। तो पूछेगा आधातु का ऑक्साइड होते हैं, तो आधातु का जो ऑक्साइड होता है सर वो हमेशा अम्लीय होता है। क्या होता है सर? अम्लीय होता है। तो अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछूं, कहेगा गुरुजी पूछ ना दा तू, दो चीज पूछ दा ना, एक के को पूछेंगे। बोलो गुरुजी एक को पूछो। हाँ देखो, अगर आधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो अम्लीय का पीएच मान क्या होता है? तो तू कहेगा गुरुजी तो हमारा खूने में दौड़ता है, या तो एक के बारे में टिकिया देंगे। तो अम्लीय का क्या होगा पीएच मान सर? 7 से कम। क्षारीय का क्या होगा? 7 से अधिक। उदासीन का क्या होगा? 7। लेकिन सवाल तो हमको यह बोला है कि आधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो आधातु का जो ऑक्साइड होता है सर वो हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और आधातु जो होता है वो आवर्त सारणी के दाएं ओर होता है। किधर होता है? दाएं ओर होता है। अगला कहता है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि ये जो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना इसका पीडीएफ तो चाहबे करी रे बाबा। हाँ गुरुजी इतना तो लिख नहीं है नु पाएंगे, तो पीडीएफ तो देना पड़वे नु करेगा। अच्छा पीडीएफ कहां मिलेगा सर जी? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा सर? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और पिछले 4 क्लास अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात है ना सर कि अब की बार मेरा सपना है सर, पिछले बार तो मैंने सपना को साकार कर लिया सर, सबका रिकॉर्ड टूट गया। अब की बार इसका भी रिकॉर्ड टूटना चाहिए सर, क्योंकि पिछले बार 2022 था, अब की बार 2023 है। तो क्या 2023 में 482 पे अटकेगा? ना रे बाबा ना, अब की बार 482 भी पार सर। हाँ कंडीशन है, रूल है, होगा तो होगा। कहेगा गुरुजी कैसे होगा? तो एकरो मेरे पास एंटीबायोटिक है, सब कुछ है रे बाबा। हाँ देखो सबसे पहली बात है ना सर कि साइंस में टॉप 110 क्वेश्चन करवा रहा हूं, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, वो वाला सारे क्लासेस जाके कर लो, उतना से बाहर मामला फंसवे न करी। पिछले बार हमने 100 क्वेश्चंस करवाया था, 100 से पूरा मामला फंसा था। जाकर के अभी भी वीडियो पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पिछले साल का क्वेश्चन देखकर मिला लो। एक क्वेश्चन ना तो इधर घसकेगा ना तो उधर घसकेगा, सीधे तो सीधे सिग्नल पे जाकर के लड़ेगा सर। हाँ और मैथ में टॉप 90 क्वेश्चंस करवा रहा हूं 2 नंबरिया,
वो सारे को कर लो, अगर बात तो बेड़े पार है, बेड़ा पार नहीं सर, टॉपर की लिस्ट में नाम है। हाँ, तो कहता है क्या सर, क्वेश्चंस थोड़ी सी गौर करना। कहता है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। और एक बात और बताना चाहता हूं, टेलीग्राम ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है ना सर, कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले कुछ ना कुछ टेलीग्राम पे चला जाता है, ठीक है ना, जो कि मैंने पिछले बार भेजा था। खुल्लम खुल्ली बोलेंगे, पता चलेगा कि दूसरा दिन जेल में है, ठीक है ना, इसलिए खुल्लम खुल्ली ना बोलेंगे रे बब्बा। अगर टेलीग्राम पे अगर लिंक नहीं पता चलता है सर, तो आप जाकर के सर्च कर सकते हैं @संदीप 7295, इतना लिखिएगा, टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा। उस पे लगभग 7000 से अधिक लोग सब्सक्राइबर है टेलीग्राम पे, ठीक है, तो वहां पे मेरा आईडी खुल जाएगा। इससे फेक आईडी भी बना हुआ है, आ जाओ। कहता है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। जैसे बोलेगा स्टेनलेस, क्या बोलेगा सर, स्टेनलेस। जब बोलेगा स्टेनलेस जो है ना सर, वो किसका किसका है, तो ये Ni किसका किसका है सर, Ni और Cr का है, ठीक है ना, Ni और Cr का है, Ni और Cr का मिश्र धातु है, ठीक है, Ni और Cr का मिश्र धातु है। Ni बोले तो सर क्या, निकेल, और Cr बोले तो क्रोमियम, ठीक है ना। मतलब स्टेनलेस स्टील जो है ना, वो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। लेकिन स्टेनलेस स्टील में कितना परसेंट निकेल है और कितना परसेंट क्रोमियम है। तो मैंने पहली बात क्या बोला कि स्टेनलेस स्टील जो है वो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, जिसमें से निकेल कितना प्रतिशत है और क्रोमियम कितना प्रतिशत है। तो अगर बोलेगा ना सर कि क्रोमियम, तो क्रोमियम जो है सर वो 15 से 20% है। कितना है, 15 से 20% है। और निकेल जो है मेरे वीडियो भाई, वो 8 से 10% है, 8 से 10% है। कितना है, 8 से 10% है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर कि स्टेनलेस स्टील जो है वो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, जहां पे निकेल जो है वो 8 से 10% है और क्रोमियम जो है वो 15 से 20% है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी। अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, ऑप्शन नंबर ए तो होगा ना जी, तभी तो कहोगे। पता है क्या कहोगे कि है दैया हमने तो लुट गया, हमने तो मिट गया। जब एग्जाम में फेल करोगे तो आ जाना। कहता हुआ कौन सा पराक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह कौन सा पराक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कहने का सेंस है कि मेरा शरीर का कौन ऐसा पार्ट है जिससे मेरा शरीर में एनर्जी मिलता है सर। तो सबसे पहला पार्ट ये है ना कि नाक और मुंह को बंद कर लो, शरीर पता चल जाएगा कि ये शरीर मेरा है कि किसी और का है। हाँ, अपने जगह पे बैठो और ज्यादा देर तक बंद मत करना, तो दूर लकड़ी पे टंगा के चले जाओगे। नाक बंद कर लो और मुंह बंद कर लो, बंद करो बस 2 मिनट में, 2 मिनट में कि 1 मिनट में चल जाएगा ऊपर। हाँ, 1 मिनट से ज़्यादा जिसके पास कैपेसिटी है तो 2 मिनट 3 मिनट भी थम सकता है सर। लेकिन जब नाक और मुंह को बंद करते हैं तो श्वास नहीं जाता है। जब मेरे अंदर श्वास नहीं जाता तो शरीर एकदम लगता है कि अब खत्म हो चुका है सर। तो शरीर का एनर्जी का सबसे अहम हिस्सा क्या है सर, श्वास। क्या है सर, श्वास। तो यही बोला, ऑप्शन नंबर क्या होगा, श्वसन, ठीक है ना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी। अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तभी तो कहोगे। क्या मोहतरमा है ना रे बब्बा, आ जाओ। कहता जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कौन गाली दिया रे, गाली दिया जरूर, पक्का कोई गाली दिया सर। ऐसे हम खोखते नहीं है, ठीक है नू, क्योंकि हम वैसे इंसान है ना जो 10 दिन पे नहाते हैं। ऐसा मत सोचना कि 10 दिन पे नहाते हैं, बोलने का कुछ बोल देते हैं सर, ठीक है ना। लेकिन ठंडे में मेरा रूल है ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग जाके मम्मी को सुनाना कि देख मम्मी हमारे गुरुए जी 10 दिन में नहाता है तो हम कई दिन में नहाएंगे, आंटी भी गर आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए सर कंडीशन को सोच समझ लेना, क्योंकि मेरे इतना बिजी रहोगे ना, बिजी उजी कुछ नहीं रहते हैं, वो आस्कत है, ठीक है सर। आ जाओ। कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अच्छा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आएगी, अरे बोलेगा सघन माध्यम टू विरल माध्यम। क्या बोलेगा अरे मेरे भाई, सघन माध्यम टू विरल माध्यम। ये हमारा है क्या, हवा। ये क्या सर, हवा। ये क्या हमारा है, कांच। अब सोच लेना मेरे बब्बा, इस लाइन को हम लोग कहते हैं अभिलंब। जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। जब आएगा, अरे जाएगा
आएगा कि आएगा रे बाबा? जब आएगा, देखो ये हवा से जा रहा है कांच में, ये पूरा जो माध्यम ऊपर वाला माध्यम जो है ना सर वो हवा का माध्यम है, और नीचे वाला माध्यम किसका है रे बाबा? तो कांच का माध्यम है। जब वो जाएगा हवा से कांच में तो इसको इस प्रकार से आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये तो टेढ़ आदमी है। क्या है? टेढ़ है। क्या है सर? टेढ़ है। वो क्या किया ना कि जब हवा से कांच में जा रहा था तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये मुड़ गया ऐसे। क्या हो गया? मुड़ गया ऐसे। अब सोच लेना रे बाबा कि इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मुड़ गया इच्छे। देखो जाना चाहिए था इच्छे, लेकिन मुड़ गया इच्छे। एक मतलब कहने का सेंस है कि ये वाला लाइनमा को जाना चाहिए था ऐसे और मुड़ गया ऐसे, और जब बोलेगा ऐसे तो मार देंगे अभिलंब के निकट, जब बोलेगा इच्छे तो मार देंगे अभिलंब के निकट। यानी कहने का सेंस है कि जब हवा से कांच में जाती है किरण तो ऐसे केस में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब हवा से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या बोला कि अभिलंब से दूर भाग जाती है, मार दे खोपचे में चल जाते। अभिलंब के निकट, राइट आंसर। क्या? अभिलंब के निकट आ जाती है सर। तीसरा क्या बोला सर? अभिलंब के समांतर चल जाते खोपचे में। फिर बोला सर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या बोलता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? यानी कहने का सेंस है ना रे बब्बा कि हम लोग का जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है ना वो किसके वजह से संभव होता है, मतलब अपने जिंदगी में। देखो सबसे पहले बात तो एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि आप लोग को लगता होगा ना कि हम लोग के यहाँ जो लाइट आता है ना वो अलग अलग तरीका का क्यों आता है, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। वो क्यों है पता है क्यों? नहीं, हर जगह से जब लाइट आती है ना तो वो सनलाइट ही आती है, सूरज की प्रकाश की तरह व्हाइट लाइट ही आती है। जब वो व्हाइट लाइट आती है ना, लेकिन जब प्रिज्म पेपर है ना तो उसको क्या पता है क्या करता है? एक स्पेक्ट्रम होता है सर, वो स्पेक्ट्रम क्या करता है ना, एक पर्दे पे उसको अलग अलग कलर में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। लेकिन जो हम लोग का ओरिजिनल लाइट है वो व्हाइट लाइट ही है। क्या है? व्हाइट लाइट ही है। या हम लोग जो करंट से जो लाइट को लाते हैं ना वो भी व्हाइट लाइट ही है, लेकिन इसमें एक प्रिज्म की पर्दा होता है सर जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम क्या करता है ना कि लाइट को अलग अलग तरीके में क्या करता है? विभाजित कर देता है। तो अब ऐसा मत सोचना कि हम लोग का जो लाइट आता है वो अलग अलग तरीका का आता, नहीं, लाइट व्हाइट लाइट ही आता है, मतलब उजला वाला ही लाइट आता है, लेकिन उसमें एक पर्दा होता है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। वो क्या करता है कि लाइट को अलग अलग कलर में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। ठीक है, तो इसका ये बोला है सर, हमें क्वेश्चंस क्या बोला है कि प्रकाश वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो प्रकाश वर्ण विक्षेपण जो है सर वो प्रिज्म से संभव है। किससे संभव है सर? ये प्रिज्म से संभव है। अब सोचो रे बाबा कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो क्या यहां पे लाल होता? नहीं होता। यहां पे बैगनी होता? नहीं होता। चल जाता बैगन खाना ही बैगनी, है ना सर? तो यही बोला है कि अगर प्रिज्म नहीं होता तो कुछ भी संभव नहीं होता। और प्रिज्म में सर कितने त्रिभुजाकार होते हैं, कितने आयताकार होते हैं? तो प्रिज्म जो है सर वो 5 सतहों से घिरा है। सुन लो मेरा बात को, ये पूछता है प्रिज्म जो है सर वो 5 सतहों से घिरा है। प्रिज्म जो है सर मेरे बिड़ू भाई, प्रिज्म जो है सर वो 5 सतह से घिरा हुआ है, जिसमें से 3 जो है सर वो आयताकार है, जिसमें से 3 जो है वो आयताकार है, लेकिन 2 जो है रे बिड़ू भाई वो त्रिभुजाकार है। मैंने क्या बोला रे बब्बा? तो प्रिज्म जो है सर वो 5 सतहों से घिरा है, जिसमें से 2 क्या है रे बिड़ू भाई? त्रिभुजाकार, और 3 क्या है रे मेरे मोहतरमा? आयताकार। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है बाबू? सोना देखा ना रे, कहता है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटन पे आधारित है? अच्छा, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटन पे आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चल गला खोपचे में। देखो बब्बा क्या बोला पता है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है चांद तुझे किया हूँ। क्या करे मास्टर बा, ये गाना तो तू 5 साल से मैंने 2021 से तो तू यही गाना गा रहा है। नहीं भाई देखो, हमको एक गाने याद है ज़िंदगी में, क्योंकि आज तक हम कभी गाना गए भी नहीं किए, अपने लाइफ में कभी नहीं गाए। बोले हैं ना, एक बार मैंने कहानी सुनाया भी था कि सरकारी स्कूल में जब गाना सुनता था ना सर, तो उस टाइम हम सुनाते नहीं थे। एक सेकेंड, हेलो बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या क्लास चलेगा? सबका क्लास चलेगा।
चलिए अब यहाँ पे देखिएगा सर, हमें यहाँ पे क्या मारना है। देखो मेरे पास कैसा फ़ोन है, छोटा सा फ़ोन है सैमसंग का सर, जो बूढ़ा लोग रखता है ना, यही फ़ोन मैं रखता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं है रे बब्बा, ठीक है ना। आ जाना, क्या बोला सर, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटन पे आधारित है, तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे आधारित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बोलता है ना सर कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखो एक बात तो सोच लेना रे मेरी वीडियो भाई, एक बात तो सोच लेना, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों नहीं हो जाए, आवर्धन बोले तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोले तो एम से डिनोट करते हैं। आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बोले तो h1 भी लिख सकते हैं, h का मतलब होता है इमेज, या फिर h2 या h1 ऐसे जो भी लिख सकते हो, और इसको h2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो m बराबर होता है h1 बट्टा h2 बराबर होता है v बट्टा u। क्या होता है सर, v बट्टा u, v बट्टा u, v बट्टा u, v बट्टा u, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल, अगला सवाल बोलता है सर ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है। जब ओम के नियम को हम लोग परिभाषित करते हैं तो हमारा जो ताप होता है वो क्या होता है सर, अचर होता है। अचर बोले तो हमारे भाषा में कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहा जाता है सर, कांस्टेंट। कहता है ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है सर, तो ताप का जो होता है वो अचर रहता है। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है मेरे वीडियो भाई, तो ताप का मान अचर रहता है। अगला कहता है डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। कहता है न रे बब्बा रे बब्बा रे बब्बा, कहता है डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, तो डायनमो से डीसी एंड एसी दोनों धाराएं प्राप्त होती है, ठीक है। डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, यानी कहने का मतलब है दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो हमारा डायनमो जो है सर उसमें प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है और हमारा दृश्य धारा भी प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, डी हो, सी होगा, दोनों। क्या होगा सर, दोनों। क्या होगा सर, दोनों। अगला कहता है वृक्क के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं आ आ आ आ, दिखा बब्बा दिख रे। अच्छा सवाल क्या बोला सर, ए मास्टर हमरा सवाल ना तुर बुझैलो। बहुत सारा बच्चा को नहीं बुझाया होगा तो पता हो कैसे बोलेगा, रे मास्टर वाह तुर सवाल हमरा ना बुझैलो। ऐसे मत बोलना, आ जाओ। देखो सर बोलो कैसू लेकिन पढ़ो दिल से, बस मेरे एक को सोचे है सर कि हर घर में शिक्षा पहुंचे, क्योंकि सर जब आपके घर में शिक्षा पहुंचेगा ना तो आप आने वाले पीढ़ी को आपको देख करके बड़ा सीख मिलेगा सर, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है, अगर वो बच्चे पढ़ जाते हैं तो सर उनकी घर की तरक्की सोच बदल जाएगा सर। तरक्की हो चाहे ना हो लेकिन घर का सोच बदल जाएगा, और जिस दिन घर का सोच बदल जाएगा सर इसका मतलब घर बदल जाएगा, और घर बदल जाने का मतलब है सर कि अब वो ईटा का घर से हो जाएगा टाइल्स और मार्बल वाला घर, ठीक है ना। अब वो मोटरसाइकिल से हो जाएगा 4 चक्का, और सोच लो 4 चक्का में तू क्या खरीद लेगा वो पता नहीं है, बट पढ़ो सब कुछ संभव है जिंदगी में, ठीक है। आ जाओ अगला कहता है ना सर कि वृक्क के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं सर, बड़ा गजब का सवाल है। देखो जब बोलेगा संचारात्मक और क्रियात्मक, क्या बोलेगा सर, संचारात्मक एवं क्रियात्मक, तो हम लोग इसको बोलते हैं सर नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। लेकिन समस्या तो यहां पे बढ़ गया, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आएंगे जहां पे नेफ्रॉन नहीं रहेगा। तो नेफ्रॉन नहीं रहेगा तो क्या मार देंगे, खोपचा ना, खोपचो ऑप्शन में ना रहेगा। गंगा नहाए ले जाइबा ना, वो ऑप्शन में ना रही। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है रे बाबा, ऑप्शन में का रही, संदीप ना रे बाबा, संदीप भी ना रही, तो का रही रे। देखो कहता है नेफ्रॉन सर, तो नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है। नेफ्रॉन का एक और नाम से जाना था सर जिसको हम लोग कहते हैं वृक्कनु। क्या कहते हैं सर, वृक्कनु, शायद वृक्काणु, वृक्काणु कहा जाता है, ठीक है ना, वृक्काणु, ठीक है ना, वृक्काणु। क्या कहते हैं सर, वृक्काणु, ठीक है ना। इसका भी आपको, इसका नाम से भी आपको जाना जाता है। तो ये नहीं रहेगा सर तो ये रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा, और ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा सर। अगर ये दोनों रहेगा तो ऑप्शन दोनों मारेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल कहता है ना सर लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार मतलब समझा रहे, जो बचपन में लड़ाता नहीं है, कहता अरे लड़ाए पैदे हुए नहीं बोला जाता है, गांव में बोला जाता है ये लड़ाहा है ये है ऐसे नहीं बोला जाता है गांव में, ये लड़ाई छे बोला जाता है ना। तो एक कंडीशन है सर,
कहते हैं तो लार में न जो होता है एंजाइम पाया जाता है। पता है क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। लेकिन सर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है सर वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लेकिन टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम है सर एनिलिन्स। क्या नाम है सर? एनिलिस। एनिलिस क्या कहते हैं इसको? एक नाम और जानते हैं इसको, क्या कहते हैं? एनिलिस। क्या कहते हैं सर? एनिलिस नाम से जाना जाता है, शायद एनिलिस नाम से ही जाना जाता है। लेकिन टाइलाइन का दूसरा नाम भी एक और है, ठीक है, यही है, एनिलिस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। क्या नाम पाया जाता है सर? ये टाइलिन। क्या? टाइलिन। क्या? टाइलिन। कहता है भोजन का मुख्य रूप से अपशोषण होता है कहां? भोजन का मुख्य रूप से कहां पे अपशोषण होता है सर? तो भोजन का मुख्य रूप से जो अपशोषण होता है सर वो होता है छोटी आंत में। कौन सा आंत में? छोटी आंत में। लेकिन तू कहेगा रे मास्टर बात, और छोटी आंत तो ऑप्शन हम नहीं दे रहा है, तो हम क्या मारेंगे? तो कहेगा ये पकेगा रे मास्टर बात, छोटी आंत तो ऑप्शन नहीं दे रहा है सर। अगर छोटी आंत ऑप्शन में ना दे तो इसी के जगह हम लोग कहेंगे सर आइलियम। क्या कहेंगे सर? 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 आइलियम। हाँ, मेरे साथ बोलना, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना मेरे यारो, ऑटोमेटिकली हम प्यार करा देंगे, ठीक है ना। आ जाओ, मैंने क्या बोला सर कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है कहां पे? तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है सर वो होता है छोटी आंत में। लेकिन अगर छोटी आंत ऑप्शन में ना रहे तो हम लोग मारेंगे आइलियम। क्या मारेंगे सर? आइलियम। क्या मारेंगे सर? आइलियम। चलिए अगला सवाल देखो, मेरे पास पढ़ने का सबसे बड़ा एक ही फायदा सर, कहता है मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है सर? तो 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। तो मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भाग में। लेकिन पहला भाग क्या है सर? पहला भाग को कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं सर? 1 नंबर को कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं सर? अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। ये याद कर लो, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। दूसरा को हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं? मस्तिष्क है सर, मस्तिष्क है। ये क्या है? मस्तिष्क है रे बब्बा, ये मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क है। क्या है सर? ये मस्तिष्क है, ठीक है। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं सर? ये मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क। क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। चौथा क्या, तीसरा क्या कहते हैं? तो तीसरा का नाम है सर परचन मस्तिष्क, ठीक है, परचस मस्तिष्क, ठीक है। ये याद कर लेना, ये पूछता है सर, ठीक है। आ जाओ, तो मैंने बोला सर कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसका पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, तीसरा भाग है परचंस मस्तिष्क, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र है, कस कर नहीं बोलेंगे, सुन लेना, हाँ ए मार देना, ठीक है। अगला कहता है ना सर कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। यानी कहने का सेंस है ना, सवाल क्या बोला? तो सवाल पता है क्या बोला? पता है रे बाबा? नहीं पता है ना। एक बार सर अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना तो एक बार शिद्दत से शेयर कर देना, प्यार से कर देना, मोहब्बत से कर देना, उनके पास भी कर देना, कर दो ना उनके पास भी बाबा। अरे प्यार बढ़ जाएगा तुम्हारे लिए, उनके दिल में प्यार बढ़ाना है कि छुड़ाना है? ब्रेकअप करवा दे, मर जाओगे। हाँ देख लो, अरे ज़िंदगी में अगर प्यार करना है तो सर पढ़ाई से प्यार कर लो, ज़िंदगी बना देगा सर। हाँ पता है, अभी मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा सर। एक लड़का ना, मतलब वो एक लड़की से प्यार करता था, लड़की दरोगा बन गई, ठीक है। लड़का बेचारा सुसाइड कर लिया। अभी 2-4-5 दिन पहले का कहानी है। तो ज़िंदगी में सर खुद को सक्सेस ऊपर देखो, ठीक है। जिंदगी में दूसरे पे भरोसा करना छोड़ दो, आज के डेट में खास करके, ठीक है ना। खुद पे भरोसा रखो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। चलिए आइए सर, कहता है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी कहने का सेंस है ना कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं तो नम वर्षा वाले क्षेत्र। क्या कहते हैं सर? नम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? नम क्षेत्र। लेकिन इसका एक और नाम है, कि 200 सेंटीमीटर से अधिक
वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं तो नम क्षेत्र। लेकिन ये कब होता है, तो ये जो होता है सर वो अक्टूबर से नवंबर में होता है। कब होता है, अक्टूबर से नवंबर में होता है, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में होता है, ठीक है। कब होता है, अक्टूबर से नवंबर में होता है। ये भी पूछ सकता था कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं तो नम क्षेत्र, जो अक्टूबर से नवंबर में होता है, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला ये चमका न रे बाबा चमका न रे। कहता है पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। पर्यावरण जो है सर वो निम्न मुख्य रूप से कितने घटक का बना होता है। तो पर्यावरण जो है सर वो मुख्य रूप से 2 घटक का बना होता है। कितने सर, 2 का बना होता है। कितने का, 2 का बना होता है। चलिए जल्दी जल्दी सर आप लोग भी अपना अपना ऑप्शन दीजिएगा कि आज की क्लास में आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, आपको कितना पता था, कितना पता नहीं था। लेकिन अपना कॉमेंट जरूर देना। अगर ये क्लास आपको अच्छा नहीं लग रहा है सर तो ये भी बोल देना दिल पे हाथ रख के कि रे मास्टर बा तोर क्लास हमरा अच्छा ना लग लो, आज के बाद ना देखो, फिर हम अपने आप में सुधारेंगे सर, ठीक है। जहां पे तुमको गलती दिखे, लेकिन ऐसा नहीं कि तू खाली गलती है खोजते रहना हमरा में गलती तो हर इंसान में है सर। पॉजिटिव बातें सोचो, तुम्हारे फायदा के लिए अगर ये क्लास है तो तुम आंख मूंद करके क्लास को करो। आंख मूंद के मत करना वरना दिखाइयो नहीं देगा, हाँ ठीक है नू। इसलिए सर आंख खोल के क्लास करो और दिल से करो, शिद्दत से करो, प्यार से करो। एक बार जब रिजल्ट आएगा तो फिर जैसे पिछले साल जब बच्चा वीडियो बना के भेजा ना, ऐसे तुम भी भेज देना, ठीक है ना। सभी का वीडियो अपलोड करेंगे सर, सभी का रिजल्ट सबको दिखाएंगे, क्योंकि रिजल्ट है आपका तो दिखाएगा कौन, संदीप कुमार दिखाएगा, है ना सर। हाँ, क्योंकि आपके ऊपर तो मैं उमकता हूँ सर। ये बोलने गरजने का ताकत क्या है सर, बॉडी में खून ना रे बब्बा, मार देगा 2 लात तो गिर जाएंगे, ठीक है ना। बॉडी में खून नहीं रहना चाहिए सर, जुनून रहना चाहिए, ठीक है ना। कलम में क्रांति होना चाहिए, फिर तुमको कोई नहीं छू सकता है। कहता है निम्नलिखित में कौन, क्या बोला सर, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है सर। अच्छा, चबाना जो है सर वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है सर। लेकिन वमन क्या है सर, वमन या लार आना या हृदय का धड़कना, ये सब क्या ऐच्छिक क्रिया है सर। लेकिन क्या बोला, अनैच्छिक क्रिया, सॉरी ये सब अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन क्या बोला, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो ये अनैच्छिक क्रिया है, ये अनैच्छिक क्रिया है, ये अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन चबाना जो है सर वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, किस में होता है सर। तो अगर बोलेगा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस में होता है रे बब्बा, ईस्ट में होता है। किस में होता है रे बब्बा, ईस्ट में होता है। किस में होता है रे मोहतरमा, ईस्ट में होता है। किस में होता है बिड़ू भाई, ईस्ट में होता है। किस में होता है रे बब्बा, ईस्ट में होता है। तो आना कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है रे बाबा, तो विश्राणु में। किसमें सर, ये विसरण में। किसमें रे बब्बा, मेरा हाथ ही बहुत चलता है सर, एक दिन पता चलेगा ना कि बोर्डों को लेके हम बैठ गए। कहता है सर शुक्राणु का निर्माण होता है विसरण में, ठीक है। अगला कहता है सर लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ पाया जाता है किसमें, पुरुष और स्त्री दोनों में, ठीक है। चलिए अगला कहता है मानव शरीर के किस समान कोशिका में गुणसूत्रों में कितने गुण युग्म होते हैं। देखो सर ये सवाल बहुत जरूरी है। अच्छा ये रुको 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 रुको, मैंने तो पढ़ाया। ये सवाल नंबर 203 है, ठीक है। सब कोई कमेंट करेगा, हाँ, और इसका सही कमेंट बॉक्स में डाला होगा, ठीक है। लेकिन सब कोई कमेंट करेगा सर, ये सवाल को सब कोई कमेंट करेगा सर, क्योंकि आपका कमेंट हर किसी को मोटिवेशन देता है, ठीक है। मैंने बोला सर मानव शरीर के किसी समान कोशिका के गुणसूत्र के कितने गुण युग्म होते हैं। अब गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र के कितने गुण युग्म होते हैं। 21, 22, 23, 46 कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। 21, 22, 23, 46 सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। 203 लिख करके ABCD जो तुमको लगता है वो कमेंट कर दो सर। तो चलिए अगला सवाल कहता है ना नर युग्म और मदा युग्म के संलयन को कहते हैं। नर युग्म और मदा युग्म के संलयन को कहते हैं, क्या कहते हैं रे बाबा,
अरे बाबा हमरो न बुझा रे बाबा। कहता नर युग्म और मदा युग्म के संलयन को कहते हैं सर निषेचन कहते हैं, अंकुरन कहते हैं, परागकण कहते हैं, या किण्वन कहते हैं सर, क्या कहते हैं? देखो जैसे बोलेगा नर युग्म और मदा युग्म के संलयन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं रे बब्बा? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं मोहतरमा? निषेचन कहते हैं। ठीक है ना रे बब्बा? आना। कहता हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन से होता है, मुकुलन से होता है, परागकण से होता है, बहुत खंडन से होता है। देखो सवाल को बनाने का अपना तरीका होना चाहिए, अपना औजार होनी चाहिए सर। आपके पास औजार है, देखो आँख है, हाथ है, दिमाग है, तुमको खुश होना चाहिए सर कि भगवान ने तुम्हारे पास सब कुछ दिया। अच्छा आँख भी दिया, अच्छा हाथ भी दिया। बस फर्क ये है कि आँख से तुमको जो चीज़ को देखना चाहिए वो चीज़ देखते नहीं हो, लेकिन तुमको तो ऑर्केस्ट्रा डांस से बुझाता, अरे बाबा यहाँ डांस हो रहा है चल ना देखे ले। ये नहीं बुझाता है कि वहाँ पे फ्री में पढ़ाई हो रहा है, वो नहीं कर ले। अरे बाबा बहुत गलत कर रहे हो। हाँ मिलोगे तो चूर देंगे नाक मुँह। ठीक है नू, आ जाना। क्योंकि सर ये 16 से 22 साल के उम्र में अगर तुम संभल गए हो ना सर, ये 16 से 22 वाला उम्र को अगर कंट्रोल कर लिया ना तो जिंदगी ना तुमको कंट्रोल, पूरे लाइफ में तुमको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 16 से 22 वाला उम्र तुम कंट्रोल कर लो, उसके बाद तुमको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता सर। क्यों? तो तुम बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाओगे। तुमको कंट्रोल करने के लिए सर एक अगले जन्म फिर लेना पड़ेगा आपके जैसा शख्स। तो ठीक है, इसलिए अभी तुम कंट्रोल कर लो, 16 से 22 तुम कंट्रोल कर लो, इसके बाद 22 के बाद तुमको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा सर। हाँ अगर कोई कंट्रोल अगर तुमको करेगा तो तुम्हारी बीवी करेगी, बाकी तुमको कोई नहीं कर सकता है। ठीक है नू। कहता हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है सर? तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है सर वो मुकुलन से होता है। क्या चीज से होता है? मुकुलन से होता है। लेकिन कहने का सेंस है कि ये सवाल में कुछ और भी घुसा सकता है। पूछेगा हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है तो मुकुलन से होता है। किससे होता है? मुकुलन से होता है। लेकिन अगर तुमको पूछ दे ये मुकुलन जो है सर वो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है तो मुकुलन से होता है। वो मुकुलन क्या है सर? तो अलैंगिक जनन है। क्या सर? अलैंगिक जनन है। ठीक है ना, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक क्या है सर? अलैंगिक जनन है। ठीक है ना, क्या है सर? जनन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। जो बहु विखंडन है। क्या सर? जो बहु विभाजन है। क्या सर? बहु विभाजन। क्या सर? जो बहु विभाजन विधि है, जो बहु विभाजन विधि है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला सर कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन जो है सर वो मुकुलन से होता है। लेकिन मुकुलन विधि से होता है, लेकिन कौन जनन है? तो वो अलैंगिक जनन है। वो अलैंगिक जनन में कौन विधि होता है? तो बहु विभाजन विधि होता है। ठीक है, तो अगर सवाल में मुकुलन ना रहे तो बहु विभाजन विधि रहेगा। ठीक है, अगर सवाल में मुकुलन ना रहे तो बहु विभाजन रहेगा। लेकिन ये वाला सवाल बा तुम्हारे एग्जाम में पक्का फंसबे करी रे बाबा। ना काहे फंसी रे? ना फंसी तो हम फंसा दे, लेकिन फंसी। ठीक है। कहता हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है तो मुकुलन से होता है। मुकुलन बोले तो अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन बोले तो बहुविभाजन विधि। ठीक है, चलो अगले सवाल। अगला सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। कहता है प्राग कोश में होते हैं परागकण। ये सवाल मैंने पढ़ाया था। कहता है सर कि द्विखंडन होता है कहाँ? अमीबा में। कहाँ होता है सर? अमीबा में होता है। कहाँ होता है रे बब्बा? अमीबा में होता है। कहाँ होता है सर? अमीबा में होता है। अरे रुक जाओ। नहीं, अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है और लेशमैनियन में भी होता है। इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला कहता है फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है तो पुंकेसर या फिर पुमंग। ठीक है ना, पुमंग। ठीक है ना, पुमंग। ठीक है, तो पुंकेसर और क्या? पुमंग। यानी कहता है फूल में नर जनन अंग होता है तो पुंकेसर। बस इसको याद कर लेना, और दिल करे दिमाग करे तो इसको भी याद कर लेना। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? एनी में, गर्भाशय में, फिलेनियन नालिका में या अंडाशय में? कहाँ होता है सर? अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, वरना मामला फंसेगा। ठीक है, अब मामला जब फंसेगा तो समझ लो कि हम बड़ा मार मारेंगे। ठीक है ना,
आ जाओ। कहता है ना सर अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ होता है सर? 4 ऑप्शन में से जल्दी कमेंट कर दो सर। ये सवाल नंबर कितना है सर? तो ये सवाल नंबर आपका 209 है। कितना है? 209 होगा ना, 209 है। कितना है? 209 है। ठीक है, ये बुक में देख के कमेंट करो, लेकिन पक्का करो। जे ना करेगा ना, अगर जो कर दिया ना, उसको पक्का हम अपना साली से शादी करा देंगे, पक्का करा देंगे, पक्का करा देंगे सर। हाँ, अभी बार तुम्हारा लगन उठल है। कहता है शुक्राणु बनता है कहाँ सर? कहाँ से बनता है शुक्राणु? कहाँ से बनता है? तो विश्रान से। मैं आपको पढ़ाया था, ये सवाल मैं आपको करवाया हूँ। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ना सर, पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। मैंने बोला सर कि पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूल द्वारा, बीज द्वारा। किसके द्वारा होता है सर? मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है ना, देखो, जब बोलेगा पुष्पी पौधों मतलब फल वाला, फूल वाला, तो ये होता है। जब बोलेगा पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है सर? तो ये फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों फूलों द्वारा, पुष्पी पौधों फूलों द्वारा, पुष्पी पौधों फूलों द्वारा, पुष्पी पौधों फूलों द्वारा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है ना सर कि निम्न में से कौन सा मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अच्छा, इनमें से कौन मानव मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिवाहनी। देखो सर, हमें बोला कि मानव मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें से शुक्रवाहिका जो है सर वो मानव मदा का जनन तंत्र का भाग नहीं है। बोलेगा मानव मदा का जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मारेंगे शुक्रवाहिका। क्या मारेंगे सर? शुक्रवाहिका। क्या मारेंगे सर? शुक्रवाहिका। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है ना सर कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो उभयलिंगी जंतु बोलेगा तो मार देना केचुआ। क्या मार रहा सर? केचुआ। कहता अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में किसमें बाबा? अमीबा में। किसमें रे बाबा? अमीबा में। मुकुलन से होता है, विखंडन से होता है, बीजाणु जनन से होता है, इनमें से सभी। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सर। हाँ हाँ, देखो, बोला अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन मुकुलन से तो होता ही है, विखंडन से भी होता है, बीजाणु जनन से भी होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्या होगा? इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। अगला कहता है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में मेरा घर पाया जाता है ना रे बाबा। हाइड्रा में मस्तिष्क पाया जाता है, तांत्रिक पाया जाता है, मुख पाया जाता है, स्पर्श पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में जो है सर वो स्पर्क पाया जाता है। क्या? स्पर्क पाया जाता है। ठीक है, अगला कहता है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जो है वो जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जो जनन अंग है वो तन में या जड़ में या पुष्प में या फल में। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग जो है सर वो पुष्प में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल बोलता है हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं सर कि हजामत जब बोलेगा तो मार देना घपसना अवतल दर्पण। कौन दर्पण मारना रे बाबा? अवतल दर्पण। ये सवाल मैंने बहुत बार करवा चुका। ठीक है, आज एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा क्लास और चलाना है सर। एसएसटी का भी क्लास चलाना है मॉर्निंग में। ठीक है, तो कल से हो सकता है एसएसटी का क्लास मॉर्निंग में चलेगा यही यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और जिनको इंग्लिश मीडियम वाला क्लास करना है सर तो रिजल्ट विथ संदीप, जिसमें सीबीएसई का क्लास चलता है, तो उस पर भी आप लोग क्लास कर सकते हैं। ठीक है, एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रिजल्ट विथ संदीप, वहां पे जाइए और उस क्लास को भी कीजिए। कहता है किसमें बाह्य निषेचन होता है? किसमें बाह्य निषेचन होता है? गाय में, मनुष्य में, मेढक में, कुत्ता में। किसमें होता है सर? तो मेढक में होता है। बोलेगा ना किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में होता है। किसमें होता है सर? मेढक में होता है। किसमें होता है बाह्य निषेचन? किसमें होता है? मेढक में होता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है ना सर कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले मैं आपको पूछता हूं सर कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है और परमाणु
परमाणु द्रव्यमान जो है सर वो 32 होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p4, 2 2 4 4 6 10 10 और 6 16। अब देखो हमसे पूछा कि वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वाहकत्म कक्षा में यहाँ पे 3 वाला ग्रुप है, तो 3 वाला में यहाँ पे 3, तो 3 वाला ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 4 कितना हो गया, टोटल वाहकत्म कक्षा में 2 और 4 कितना, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया सर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। नहीं समझा आप, देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। अब देखना हमें पूछा वाहकत्म कक्षा में, तो ये ग्रुप नंबर 3 में है। जब ग्रुप नंबर 3 में है तो 3 में क्या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल बोलता है सर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बोलेगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो क्या होता है, लीवर होता है। क्या होता है रे बाबा, लीवर होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो क्या होता है, लीवर होता है रे बाबा। क्या होता है रे बाबा, लीवर होता है रे बाबा। क्या होता है रे बाबा, लीवर होता है रे बाबा। चलो अगला सवाल कहता है ना बाबा रे बाबा, कहता चलल चुचमदर्ची में, चरल चुचमदर्ची में किसका उपयोग होता है, आए बाबा। बोला है ना चलल सूक्ष्मदर्शी में यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में, बोला किसका उपयोग होता है, तो दर्पण का नाम सुन के नागरा से नफरत पैदा करना अपने अंदर, ठीक है। बोलेगा सरल सूक्ष्मदर्शी तो दर्पण का नाम सुनना उससे नफरत पैदा करना, और लेंस का नाम सुनना तो प्यार पैदा करना। यानी कहने का सेंस है सर कि आपका सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का व्यवहार करता है, यानी उत्तल लेंस का उपयोग करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है सर, उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। अगला कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। मैं आपसे पूछता हूं सर, प्यार से पूछता हूं, मोहब्बत से पूछता हूं मेरे यारो, ये सब क्वेश्चन का जवाब तुम नहीं दोगे तो कौन देगा, गुरुजी आपकी बीवी देगी। अभी शादी कर बकलूला, देखो इधर बोलेगा ना सर, क्या बोलेगा बब्बा, 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर 222 नंबर क्वेश्चन, कितना 222 नंबर सवाल है, ठीक है ना। 222 नंबर सवाल क्या बोला कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको कमेंट करना पड़ेगा। इतना हल्का सवाल को अगर तुम कमेंट नहीं करोगे तो समझ लो ना कि तू शादियों नहीं होगा बकलूला। करो देख के, अरे गूगल से सर्च करके देखो ना, यही बहाने तो तुम एगो कम से कम सर्च तो कर लोगे गूगल में ना। हाँ तो करके भेजो कमेंट में, लेकिन पक्का भेजो, नहीं भेजोगा तो शादी नहीं तुरंत के कराएंगे, हाँ पक्का। चलिए अगला सवाल बोलता है ना सर, एक क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अच्छा आपको पता है ना सर कि पेड़ पौधे की पत्तियां जो हरा भरा होती है ना, वो किसके कारण होती है, संदीप के कारण ना रे बाबा ना। पेड़ पौधे की जो पत्तियां हरी भरी होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती है। इसका सेंस ये है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होगा, हरा होगा। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियां जो हरी भरी होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती है। ये भी सवाल आता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी भरी किसके कारण होती है, तो क्लोरोफिल के कारण होती है। हमसे पूछा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है सर, हरा होता है। कैसा होता है रे बब्बा, हरा होता है। चलिए अगला कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक है तो एक डायोप्टर है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। देखो एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता बोले ना सर तो पावर ऑफ लेंस दिया हुआ, एक डायोप्टर। हमसे क्या बोला, फोकस बता दो। हमसे क्या बोला रे बाबा, फोकस बता दो। आपको पता है कि लेंस की क्षमता बोले तो पी बराबर होता है 1/f। क्या होता है 1/f। ये जो f है वो हमेशा क्या चीज में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए रे बाबा। तुमको बुझाया रे बाबा, गुरुजी आप पढ़ाइएगा ना बुझाएगा, पढ़ना छोड़ नहीं देंगे गुरुजी। अरे बाबा रे बाबा, इसका मतलब ठोक के एक बार शेयर भी तो करना बनता है ना रे बाबा। नहीं बनता है रे बीड़ू भाई, बनता है सर। सब्सक्राइब भी करना बनता है सर। हमको ऐसा लगता है सर कि हम बड़ा अच्छा पढ़ा लेते हैं, नहीं हमको ऐसा लगता है सर भी हमको और अच्छा पढ़ाना चाहिए सर, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई से रिलेशन ही नहीं है, लेकिन उनको भी पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में उनको भी जोड़ना है सर। उनको जोड़ने के लिए हम ऐसे पढ़ाएंगे, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है, तो ऐसे वैसे बच्चे को लगेगा ही कि पढ़ाई दुनिया का सबसे हार्ड वर्क है। वैसे पढ़ाएंगे तो जैसे हम पढ़ाते हैं उसमें कुछ और अभी टाइट करेंगे
तो वैसे वैसे बच्चा को भी लगेगा कि नहीं हम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को तो कोई पढ़ा देगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है बच्चा उसको पढ़ा करके ना दिखाओ, मेहनत तो उसमें नहीं लगता है रे बाबा। जो नहीं पढ़ने वाला है उसको भी पढ़ा करके दिखा दो तब मेहनत लगता है मोहतरमा। और जो पढ़ा हुआ है ना, जो पढ़ने वाला है ये है, उसको हम पढ़ा देंगे तो कौन बड़ा काम कर दिए। जो कभी सपना में सोचा भी नहीं था कि हम भी 400 से एबव नंबर ला सकते हैं, उनको 400 नंबर ला करके दिखा दो। वैसे टीचर में ताकत होती है सर, ठीक है, और करके दिखाएंगे पिछले बार की तरह। देखो ना भाई, कितना गरीब गरीब बच्चे हमारे यहाँ 400 से अबव नंबर लाया था, सबका वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। देखो कहते हैं एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, हमें बोला फोकस बताओ, तो अच्छा P बराबर कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 1 रख दो। 1/f क्या है सर, ये 1/f, f हमेशा क्या चीज में होता है, मीटर में होता है। ये f यहाँ जाएगा तो ये 1 यहाँ आएगा, इसका मतलब ये f बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, और 1/1 बोले तो 1। इसका मतलब ये f बराबर जो 1 आया है वो क्या चीज में है, तो 1 मीटर है, क्योंकि फोकस हमेशा मीटर में होता है, लेकिन सबका सब आंसर जो है वो सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर। उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस निगेटिव, ठीक है। अगला सवाल बोलता है हमारा शरीर किस pH पारस के बीच कार्य करता है। मैंने ये सवाल पढ़ाया है। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहा है, तो जो सवाल रिपीट हो रहा है ना उसको हम छाट लेंगे, ठीक है, और जितना सवाल रिपीट हुआ उतना और हम क्वेश्चन बढ़ा देंगे, लेकिन 400 क्वेश्चन पक्का हम करा देंगे सर, ठीक है। मैंने इतना वादा किया कि 400 क्वेश्चन कराएंगे तो कराएंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। इतना में कंफर्म रहना कि 400 सवाल हम कराएंगे, ठीक है। कहता हमारा शरीर किस pH पारस के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर बोलेगा ना रे बाबा, हमारा शरीर बोलेगा ना रे बाबा, तो ऑप्शन है झपा गया। देखो 7.0 से 7.8, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कहता है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अच्छा ये पहला कितना है सर, तो पहला जो है सर वो 10 ओम है, ठीक है। दूसरा कितना है रे बाबा, तो दूसरा जो है ना रे बाबा, ले बाबा 20 ओम है, ले बाबा ए मोहतरमा देख नो रे बाबा। देखो दूसरा कितना है सर, 20 ओम है। हमसे क्या बोला कि दोनों जो है वो श्रेणी क्रम में है, तो हमसे पूछा समतुल्य प्रतिरोध। और जब श्रेणी क्रम का मतलब ऐसे होता है कि ये वाला पहला प्रतिरोध है 10 और ये वाला यहाँ का दूसरा प्रतिरोध है 20, और इसका श्रेणी क्रम में इसीलिए बोला जाता है, ठीक है ना, मतलब एक ही तार में सब हो उसे श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2, और प्लस आगे है तो आओ आगे 3 करेंगे n तक जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें दो ही गो है, तो एगो 10 लेंगे एगो 20 लेंगे और मार देंगे 30, और कोई नहीं लगेगा फीस, बिल्कुल फ्री में टॉपर बना देंगे हम, ठीक है ना। यानी कितना हो जाएगा 30 ओम। अगर यही श्रेणी क्रम ना बोल करके यहाँ पे बोलता समांतर क्रम, कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में। जब बोलता समांतर क्रम में इसका सेंस ये है कि ये पहला प्रतिरोध ऐसे है, ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध क्या है सर, ऐसे है, जो 10 है और दूसरा कितना है 20 है, और इसका समतुल्य प्रतिरोध बोला, तो ये समांतर क्रम का हो गया फॉर्मूला। 1/r बराबर 1/r1 और प्लस 1/r2। अगर और आगे रहता तो R3 R4 R5 भी करते, लेकिन 1/r बल बाबा ले बाबा 1/r1। 1/r1 बोले तो 10 रे बाबा, 1/r2 बोले तो 20 रे मोहतरमा। आ जाना दोनों में एलसीएम कर लो बीड़ू भाई, तो 20 हो जाएगा, ये ऊपर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1/r बोले तो कितना रे बाबा, देखो इधर ये 1/r बराबर ना गुरुजी, ये हो जाएगा 3/20, ये ऊपर चला जाएगा सर, तो r बराबर हो जाएगा 20/3। उलट दो, नीचे वाला को ऊपर कर दो, ये तभी तो r ऊपर जाएगा, यानी r का मान कितना हो जाएगा 20/3, ठीक है। अगर समांतर क्रम में होता तो ये होता, हमें बोला श्रेणी क्रम में, तो आंसर कितना होगा 30 ओम। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखो बैटरी बोलेगा ना सर, तो बैटरी से हमेशा डीसी धारा प्राप्त होती है। कैसी धारा प्राप्त होती है, हमेशा डीसी धारा प्राप्त होती है, ठीक है।
तो बैटरी से हमेशा कैसी धारा प्राप्त होती है, तो डीसी धारा प्राप्त होती है। कैसी धारा प्राप्त होती है, तो डीसी धारा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बोलता है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगले सवाल कहता है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। 1 pH बराबर होता है, 1 pH बराबर होता है कितना, ये सवाल नंबर 230। ठीक है, 230 का कमेंट करना। ये सवाल मैंने दोबारा पढ़ाया हूं। ठीक है, 1 pH बराबर 746 वाट, 736 वाट, 767 वाट, 756 वाट। और जो लोग इसका सही जवाब देगा उसका शादी पक्का करा देंगे अपने साली से। हाँ, अरे 1-2 हज़ार है रे, 25-30 हज़ार साली है। हाँ, टेंशन मत लेना, सबका हो जाएगा। लेकिन सब कोई सर शिद्दत से कमेंट करना। आज आपका 5वां क्लास हो गया खत्म, बाकी अगले 6ठा क्लास आएगा। सारे क्लासेस धुआं करूंगा सर, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ चिंगारी पैदा करूंगा सर, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखी पैदा करूंगा सर। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जाके फटेगा, और बोर्ड एग्जाम में फटेगा तो पेपर रद्द हो जाएगा सर। यानी कहने का सेंस है कि सर एक एक क्वेश्चन को ठोक के बजाएंगे सर। ठीक है, तो सारे क्लासेस को करते रहिए। क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, शिद्दत से कर देना। और चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो उसका दायित्व बनता ही है, और सारे कुछ कर देना सर। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और क्लास कैसा लगा सर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, लव यू।